ओके, गुड मॉर्निंग। आज हमारे लेक्चर का सेकेंड डे है और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेट करना बताया था। तो उसके अंदर एक्सएम कंट्रोल पैनल आपको इंस्टॉल करना होता है। तो मैंने मेरे मशीन में एक्सएम कंट्रोल पैनल को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर दिया और कुछ इश्यूज आ रहे थे वो मैंने रिजॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपने भी एक्सएम पैनल को इंस्टॉल किया होगा और सक्सेसफुली अपाचे और माइस्क्ल की सर्विसेज स्क्रीन में यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर वो पोर्ट नंबर यहाँ पर आपको विजिबल होने चाहिए। यहाँ पर अपाचे का पोर्ट नंबर 40 और 443 होता है, सॉरी 80 और 443 होता है। 80 पोर्ट नंबर हमारा HTTP का होता है और 443 हमारा HTTPS का होता है। तो ये कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और डाटाबेस को एक्सेस करने के लिए पोर्ट नंबर 3306 होता है। तो पर्टिकुलर ये दोनों जो पोर्ट नंबर्स हैं यहाँ विजिबल होने चाहिए और ये सर्विसेज भी आपको स्टार्ट करनी है। एक बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप अपना लैपटॉप को शट डाउन करना है तो सबसे पहले इन सर्विसेज को आपको क्या करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा। ठीक है, आप इन सर्विसेज को क्या करेंगे, सबसे पहले स्टॉप करेंगे। दोनों सर्विसेज को वन बाय वन आपको क्या करना होगा, स्टॉप करना है। और उसके बाद आप जाके क्या कर सकते हैं, अपना सिस्टम शट डाउन करना है। अगर आपने मेरी बात ये नहीं मानी, आपकी सर्विसेज चल रही हैं और अगर आपने डायरेक्ट सिस्टम को शट डाउन कर दिया तो 101% आपका एक्सएम क्रैश हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम वापस से आपको 30-40 मिनट बैठ के वापस से एक्सएम को इंस्टॉल करना पड़ेगा और उस समय भी शायद वो प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं हो, कुछ ना कुछ इश्यूज आएंगे और आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, पहला ही दिन है, सेकेंड लेक्चर है। इंपॉर्टेंट बात है कि आप डेली सिस्टम स्टार्ट करो, अपनी सर्विसेज को आप चालू करो। आपको अपनी सर्विसेज आपने चालू कर ली। मोस्टली दो ही इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं हमारी, अपाचे और माइस्क्ल। ये दोनों सर्विसेज को हमें चालू करना है। पूरे दिन भर आप काम करो, जो भी आपको काम करना है। सिस्टम शटडाउन करने से पहले आप क्या करना है, आपको दोनों सर्विसेज को बंद करोगे, उसके बाद सिस्टम शटडाउन करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रख लेना। ठीक है, तो चलिए, मैंने अपना एक्सएम इंस्टॉल कर लिया है और इस एक्सएम में हमारे पास 4-5 सर्विसेज हैं। तो हमारे लिए सबसे काम की सर्विसेज अपाचे और माइस्क्ल ही है। बाकी हमें फाइलजिला, मर्क्यूरी और टॉमकेट से कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो आपको सिर्फ ये दो सर्विसेज चालू करनी है। उसके बाद आप इस कंट्रोल पैनल को आप क्या कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जो है, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं कि आपको अपने ब्राउजर पर लोकल होस्ट लिखना है। आपको अपने ब्राउजर पर, यहाँ पर ब्राउजर आप ओपन करेंगे, जहां एड्रेस बार है वहां एड्रेस बार पर आपको क्या लिखना है, लोकल होस्ट लिखना है और एंटर करना है। जैसे ही आप लोकल होस्ट करेंगे तो आप तुरंत देखना आपका एड्रेस जो है लोकल होस्ट स्लैश डैशबोर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पेज ओपन हो रहा है। अगर ये पेज ओपन हो रहा है मतलब आपका एक्सएम सर्विसेज जो है, एक्सएम कंट्रोल पैनल अप एंड रनिंग है। अगर आप इस सर्विस को बंद करोगे, आपने अपाचे सर्विसेज को बंद कर दिया और उसके बाद अगर आप इस पेज को दोबारा विजिट करने की कोशिश करेंगे, ये अभी बंद नहीं हुआ है, इन दोनों सर्विसेज को मैं बंद कर देता हूं और मैं इसी पेज को दोबारा एक्सेस करने की कोशिश करता हूं, तो आप देखिएगा ये पेज एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि वो पूरा एक्सेस, वो जो पर्टिकुलर पेज है उसको एक्सेस करने के लिए आपको सर्विसेज अप एंड रनिंग चाहिए होती है। तो आपको अपनी सर्विसेज अप एंड रनिंग यहाँ से करनी है। तो दोनों सर्विसेज को, अपाचे और माइस्क्ल सर्विसेज को, दोनों को मैं अप एंड रनिंग करूंगा। वापस से यहाँ पर आऊंगा तो आप देखिएगा मेरा एक्सएम का जो डैशबोर्ड पेज है वो यहाँ पर दिख रहा है। इस बात से ये भी प्रूफ हो रहा है कि हमारी जो सर्विसेज हैं अप एंड रनिंग है। हम PHP पे डेवलपमेंट कर सकते हैं, हम लारावेल पे डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने पीपीटी के अंदर एक शीट बना रखी है और उसके अंदर मैंने मेंशन कर रखा है कि लोकल होस्ट पॉइंट्स टू दिस htdocs directory and the htdocs directory is available inside the XAMPP folder. So let's investigate where is our XAMPP directory. So XAMPP directory is under the C drive. You will find a XAMPP directory and inside the XAMPP directory there will be an htdocs directory. So the local host address points to this particular folder. So whatever the files you are seeing here, that will be directly accessible to the
लोकल होस्ट। सो यहाँ पर अगर इस पूरी htdocs डायरेक्टरी को यहाँ पर ये सारी फाइल्स मुझे सिलेक्ट करनी है और मैं इसको डिलीट कर दूंगा। सबसे पहला काम आपको ये करना है, इससे कोई मतलब नहीं है, आपको ये यहाँ पर रखनी है। htdocs डायरेक्टरी को आप कंप्लीटली क्या करना है, आपको एम्प्टी करना है। एम्प्टी करने के बाद आपको ब्राउजर पे दोबारा जाना है और दोबारा आपको लोकल होस्ट लिखना है, सिर्फ लोकल होस्ट डैशबोर्ड नहीं, सिर्फ क्या लिखना है आपको, लोकल होस्ट, और आप इंटर करना। इंटर करते ही आपको यहाँ पर क्या दिखाई देगा, इंडेक्स ऑफ मतलब ये इस डायरेक्टरी की लिस्टिंग बताएगा यहाँ पर विजुअल फॉर्मेट में, ठीक है ना। तो एक प्रूफ करने के लिए आप कंट्रोल शिफ्ट एन करके आप अपनी नाम से एक डायरेक्टरी बना सकते हैं। ये मैंने एक डायरेक्टरी बनाया, उसके लिए मैंने कंट्रोल शिफ्ट एन, एन फॉर न्यू डायरेक्टरी, तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट एन करके मैंने एक नई डायरेक्टरी बनाई। वापिस आपको यहाँ जाना है और रिफ्रेश करना है और मेक श्योर जो डायरेक्टरी आपकी यहाँ पर htdocs में विजिबल है वो के वही आपकी लोकल होस्ट के थ्रू भी विजिबल हो जाएगा। इस बात से क्या प्रूफ हो रहा है, इस बात से ये प्रूफ हो रहा है कि लोकल होस्ट पॉइंट्स टू विच डायरेक्टरी, htdocs डायरेक्टरी। समझ में आ गया। तो ये मैंने शीट के अंदर भी मेंशन कर रखा है कि लोकल होस्ट पॉइंट्स टू दी htdocs डायरेक्टरी, है ना। इस बात से ये प्रैक्टिकल अपने को करके देखना है कि हाँ यार ये पॉइंट करता है, तो कैसे पता चलेगा, तो वो रिमूव करके अपने नाम की डायरेक्टरी बना लेना। और जैसे ही आप लोकल होस्ट, ये यहाँ पर लोकल होस्ट करके इंटर करोगे तो इंडेक्स ऑफ में आपको अपनी नाम की डायरेक्टरी दिख जाएगी। इस बात से प्रूफ हो जाएगा कि हाँ लोकल होस्ट एक्चुअल में किस डायरेक्टरी को पॉइंट करता है, htdocs डायरेक्टरी को पॉइंट करता है, ठीक है ना। तो चलो अब यहाँ पर अब हमें अगर इन्वेस्टिगेट करना है कि हमने PHP का कौन सा वर्जन इंस्टॉल किया, है ना, हमने अपाचे का कौन सा वर्जन इंस्टॉल किया। तो दूसरे लैंग्वेजेस में तो क्या है आपके पास, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में फॉर एग्जांपल अगर मैं Node.js की बात करूं तो वहां पर सारा काम किसके थ्रू हो जाता है, हमारा कमांड्स के थ्रू हो जाता है ना। अगर मुझे पाइथन का देखना है तो py डैश डैश वर्जन मैंने यहाँ पर किया, है ना। py यहाँ से मैं py डैश डैश वर्जन करके मैं पाइथन का वर्जन, सॉरी यहाँ पर अगर मैं पूरा कंप्लीट पाइथन लिखूं, ठीक है, पाइथन डैश डैश वर्जन करके यहाँ पर मैं सारे वर्जन्स को चेक कर सकता हूँ। PHP में यहाँ पर कमांड वाइज चेक करने का कोई यूटिलिटी नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना है, htdocs में आपको जाना है, सबसे पहले जाके आपको क्या करना है, एक नई फाइल बनानी है आपको, है ना, एक न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना। और इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को आप php info डॉट php आप लिख सकते हैं, यू कैन, ठीक है ना। तो लास्ट में डॉट php होना बहुत जरूरी है। PHP की हर फाइल का एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, डॉट php। फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। ये सारे इंस्ट्रक्शन आप W3C ओपन करेंगे, आप W3C स्कूल्स ओपन करिए और PHP सेक्शन में जाइए, गेटिंग स्टार्टेड में जाएंगे तो सारे इंस्ट्रक्शन आपको मिले रहेंगे। यहाँ पर ये सारे इंस्ट्रक्शन आपको मिले रहेंगे। सो ये सारे इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। गेट लगा, ठीक है ना। सो सारे इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं कि PHP फाइल का एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, डॉट PHP होना चाहिए। तो मैंने भी एक फाइल बनाई info.php या फिर PHP info, कुछ भी आप बोल सकते हैं। लेट्स से मैं इसको नेम दे देता हूँ info.php, ठीक है ना। info.php इस फाइल को मैंने किया और आप इसी फोल्डर को आप क्या कर सकते हैं, टर्मिनल ओपन आपने किया और मेक श्योर आपके पास क्या अवेलेबल हो, एडिटर हो हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर। सबसे पहले आपको ये इंस्टॉल करना है, ठीक है ना। इसका विंडोज वर्जन आप इंस्टॉल करना, डायरेक्ट डाउनलोड लिंक। उसके बाद आपके पास यहाँ पर कीप एनीवे VS कोड एडिटर इंस्टॉल की एक्सी आ जाएगी, क्योंकि सारा कोड जो हम एडिटर यूज करेंगे कोडिंग करने के लिए वो माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर यूज करेंगे, क्योंकि ओपन सोर्स है ना। इसके एडिटर को यूज करने के लिए कोई हमें चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है ना। PHP फ्री ऑफ कॉस्ट, एडिटर फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ फ्री में चाहिए अपने को, है ना। तो हम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं कि यार मैं कोई लाइसेंसिंग वाला एडिटर ले उसमें काम करूं। तो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, तो माइक्रोसॉफ्ट बहुत बड़ी कंपनी है तो बहुत अच्छा एडिटर बनाए हैं हम।
तो दुनिया भर के जो डेवलपर्स हैं वो रिकमेंड करते हैं क्या, कौन सा VS कोड एडिटर आप यूज करो, चाहे आप पाइथन पे काम करो, चाहे आप PHP पे करो, चाहे आप नोड जेएस पे करो। तो पूरे दुनिया भर के जो डेवलपर्स हैं उनका फेवरेट एडिटर जो है वो क्या है, हमारा VS कोड एडिटर है। सो ये VS कोड एडिटर मेरा इंस्टॉल हो रहा है, और इसको मैं इंस्टॉल कर ही देता हूँ आपके सामने, ताकि सारी चीजें क्लियर हो। जल्दी आ जाया करो यार, 10 बजे से पहले आ जाया करो, ताकि ये आने का न बैठने का न सारा सिस्टम है ना पहले ही जमा लिया करो। नई जगह मिले तो पीछे वो रेखे बनवा दूंगा ऊपर दीवार पे। पहले ही आके फिट हो जाना। क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये VS कोड एडिटर मैंने यहाँ पर डाउनलोड किया है। डाउनलोड करने के बाद हमें हमें क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ, ठीक है ना। आई थिंक ये बेसिक बेसिक चीजें आपको पता ही है, बट फिर भी हमारी एक सीरीज बन रही है तो हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप हो, ताकि कोई नया बच्चा भी आ रहा है तो उसको भी इंस्ट्रक्शन सारा मिल जाए। आपको पता है कैसे इंस्टॉल करना है, बट फिर भी बिकॉज दिस इज अ कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोजेक्ट, दिस इज अ कंप्लीट कोर्स, सो सारी चीजें मुझे क्या बतानी है, स्टेप बाय स्टेप बतानी है। तो मैं VS कोड एडिटर को भी प्रॉपरली इंस्टॉल करके आपको बता रहा हूँ। सो यहाँ पर ये VS कोड एडिटर इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है ना। तो बात हो रही है हमारी डेवलपमेंट मशीन को प्रिपेयर करना है। तो डेवलपमेंट मशीन को प्रिपेयर करने के लिए जो टूल्स टूल्स दैट वी नीड टू इंस्टॉल इन आवर मशीन, व्हाट आर द डिफरेंट टूल्स वी नीड टू इंस्टॉल इन आवर मशीन। कि आप अगर PHP पे डेवलपमेंट करना चाह रहे हो, पाइथन पे डेवलपमेंट करना चाह रहे हो, तो मशीन को तो रेडी करना पड़ेगा। पहला दिन है, पहले ही दिन आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी मशीन को रेडी करना पड़ेगा। ताकि यार मैं अगर कोड करने बैठूं तो मेरे पास एडिटर नहीं है, मेरे पास ये XAMPP नहीं है, डाटाबेस नहीं है। अगर मेरे पास मुझे मुझे लड़ाई करने जाना है, अगर मेरे पास हथियार ही नहीं होंगे तो मैं काय का लड़ाई कर सकता हूं मैं। तो बात वही हो रही है। इसका चार्जर निकालना है। है ना। तो अगर आपको एक अच्छा डेवलपर बनना है तो अपनी मशीन रेडी होनी चाहिए सारे टूल्स की। तो वो टूल्स के नेम में यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले, चूंकि हमने डिसाइड किया है कि हम PHP डेवलपमेंट करेंगे, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टूल क्या है, हमारा XAMPP। XAMPP में आपको अपाचे मिल जाएगा, A फॉर अपाचे, M फॉर MySQL डेटाबेस मिल जाएगा, और P फॉर PHP लैंग्वेज आपको मिल जाएगी। तो XAMPP टूल मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था। आज के लेक्चर में मैं आपको VS कोड एडिटर आपको इंस्टॉल करना है। और सोर्स कोड मैनेजमेंट के लिए हम गिट गिट यूज करेंगे, ठीक है ना। गिट टूल यूज करेंगे, जिसे हम बोलते हैं गिट SCM बोलते हैं, ठीक है ना। सोर्स कोड मैनेजर या फिर सोर्स कोड मैनेजमेंट, सो गिट SCM हम यूज करेंगे। तो 3 टूल हमारी मशीन में इंस्टॉल होने चाहिए। ठीक है ना। सो XAMPP मैंने इंस्टॉल कर दिया, VS कोड एडिटर यहाँ पर मैंने इंस्टॉल कर दिया, ये देखिए, है ना। ये VS कोड एडिटर मैंने इंस्टॉल कर दिया। अब फाइनल टूल जो है वो इंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है ना। ये देखिए इस तरीके से इंस्टॉल होके आपका जो विजुअल कोड एडिटर आपका इस तरीके से आ जाएगा। इसको भी आपने इंस्टॉल कर दिया है। अब हमें सोर्स कोड मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए सबसे पहली चीज होती है कि वो सोर्स कोड कैसे मैनेज करेगा, राइट। उसको डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे आपको काम करना होता है। एक प्रोजेक्ट आप फिनिश करोगे, उसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट, दूसरा प्रोजेक्ट के बाद तीसरा प्रोजेक्ट। तो लाइफ टाइम आपको सोर्स कोड के साथ सोर्स कोड ही आपका असेट है,
देखा जाए तो उस सोर्स कोड को मैनेज कैसे करेंगे हम, ताकि हम उस सोर्स कोड को इंटरनेट पर सेफली सेव कर सकें, साल भर बाद, 2 साल बाद जब हमें जरूरत पड़े उस सोर्स कोड को हम रिट्रीव कर ले, क्योंकि लोकल तो रख नहीं सकते हैं, कभी लैपटॉप खराब हो गया तो हम हमारा सारा डेटा चले जाएगा। तो हमारे लिए जो सोर्स कोड है उसको मैनेज करना, इंटरनेट पे प्रॉपरली परमानेंटली सेव करना, लेटर ऑन वी कैन इजीली रिट्रीव द सोर्स कोड। दैट्स व्हाई वी यूज द गिट टूल। गिट जो है हमारा सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सोर्स कोड मैनेज कर सकते हैं। अब रही बात सर, हम अगर पाइथन का कोड करेंगे तो वो भी एक सोर्स कोड है, अगर मैं नोड जेएस का कोड करूं तो वो भी एक सोर्स कोड है, अगर मैं पीएचपी की कोडिंग करूं तो वो भी क्या है, एक सोर्स कोड है, मैं जावा की कोडिंग करूं तो वो भी क्या है, एक सोर्स कोड है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर और उसकी टेक्नोलॉजी अलग अलग हो सकती है, मगर एक चीज तो सब सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स में कॉमन है, वो की वो है सोर्स कोड मैनेजमेंट। कि आप सब में वो स्किल होनी चाहिए। इट डजेंट मैटर कि आप जावा की कोडिंग करो, पाइथन की करो, पीएचपी करो, डजेंट मैटर। द मेन थिंग इज दैट कैन यू मैनेज योर सोर्स कोड, है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो सोर्स कोड मैनेज करने के लिए आपको गिट एससीएम, आपको गूगल पे जाना है और आपको क्या लिखना है, गिट एससीएम लिखना। क्या लिखना है आपको, गिट एससीएम, ये दो दो वर्ड आपको लिखने हैं। तो गिट एससीएम से आप डायरेक्टली फर्स्ट लिंक जो आएगा उसकी ऑफिशियल वेबसाइट का ही आएगा, लाइक git-scm.com। ठीक है ना। तो यहां पर आपको एक सॉफ्टवेयर मिलेगा, वो सॉफ्टवेयर आपको आपकी मशीन में इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है ना, लाइक यहाँ पर ये देखिए 245.0, और ये डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है, तो ये मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा। अब ये बोल रहा है कि आप 32 बिट इंस्टॉल करना चाहते हो कि 64 बिट, तो मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है ना, तो आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चेक कर लेना, जनरली सभी का 64 ही होता है जनरली। ठीक है ना। फिर उसके बाद ये मैंने इसको कंट्रोल जे किया, कीप करूंगा मैं इसको, कीप एनीवे। ठीक है ना। तो आज का दिन पूरा हमारा जो है ऑलमोस्ट सिस्टम को कॉन्फ़िगर करना, राइट टूल्स को इंस्टॉल करना चीजें होंगी, और साथ साथ में मैं आगे आपको थोड़ा बहुत पीएचपी की कमांड्स और लारावेल के कुछ बेसिक प्रोजेक्ट्स भी मैं आपको सेटअप करके बता दूंगा। ठीक है। सो यहाँ पर मैंने ये गिट का जो सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल किया है, ये गिट का सॉफ्टवेयर। अब इसको आप क्या करेंगे, हमेशा राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ये सारे टूल्स आज आप अपनी मशीन में रेडी कर लेना। कौन कौन से 3 टूल्स मुझे आपकी मशीन में रेडी चाहिए, एक्सएम, जिसका स्क्रीनशॉट आप दोगे, कौन सा वाला, पीपीटी के अंदर मैंने दे रखा है, ये वाला स्क्रीनशॉट दोगे कि हाँ सर मैंने क्या इंस्टॉल कर दिया है, मैंने एक्सएम इंस्टॉल कर दिया है। उसके उसके बाद आपको गिट इंस्टॉल करना है, तो गिट इंस्टॉल कर रहा हूं मैं। और उसके बाद आपको इंस्टॉल करना है अपना अ, अपना वीएस कोड एडिटर, जो कि आप बता सकते हो इजीली इंस्टॉल करके। ठीक है, उसके स्क्रीनशॉट आप डाल देना ग्रुप में। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए ये मेरा गिट जो है सॉफ्टवेयर मेरी मशीन में इंस्टॉल हो रहा है। और लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है। कोई भी डाउट आता है तो वीडियो को पूरा आप रिवाइंड करके फॉरवर्ड करके टॉपिक को समझ सकते हो, उसके बावजूद भी आप ग्रुप में पूछ सकते हो, क्लास में पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है। सो ये मेरा गिट का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है। अब आपको विंडो आर प्रेस करना है। ठीक है ना, विंडो की प्लस आर। ठीक है ना। सो कई बार दिक्कत आती है, तो मैं यहाँ पर कीबोर्ड में मेंशन कर ही देता हूँ, कीबोर्ड, कीबोर्ड की इमेज। ठीक है ना, कीबोर्ड, टॉप कीबोर्ड, अगर कीबोर्ड टॉप व्यू, उस साइज लार्ज। इसको न्यू ले लेता हूँ। यहाँ पर न्यू स्लाइड ले लेता हूँ मैं।
ठीक है। तो ये कीबोर्ड वाला भी इमेज में इसके पीपीटी में ही कर रहा हूं, ताकि कई बार क्या होता है कि मैं कमांड्स कुछ यूज करता हूं, आपको पता नहीं चलता है। अब जैसे मैंने ये रन यूटिलिटी कैसे ओपन करी, तो ये विंडो की एंड आर, ठीक है ना। तो वीडियो देखोगे तो आपको, हाँ, आपको पता चलेगा अच्छा ये विंडो की है और ये आर है, तो आप खुद प्रेस कर सकते हो। इट्स जस्ट फॉर ट्रेनिंग में इस तरीके से बना रहा हूँ कि यार फर्स्ट टाइम बिगिनर भी है ना, तो वो बोले अरे यार ये तो बच्चों जैसे भी सिखाते हैं सर, ठीक है ना। तो वो कई बार बच्चे भी अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ सर पूरा सब कुछ समझ में आता है, तो ठीक है। बस इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको एटलीस्ट मैं चलते हुए क्लास में कोई भी शॉर्टकट कर रहा हूं तो मैं विजुअली इस पीपीटी में जाके मैं बता दूंगा आपको कि मैंने विंडो की और क्या प्रेस किया, आर। तो विंडो आर प्रेस करना है, ये विंडो आर प्रेस किया, यहाँ पर सीएमडी लिखना है, और यहाँ पर आप चाहें तो गिट डैश डैश वर्जन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जैसे ही गिट डैश डैश वर्जन करोगे तो यहाँ पर कमांड के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आपने गिट इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है ना। आप सोर्स कोड कैसे मैनेज करेंगे वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला काम है, आप अपनी एच टी डॉक्स डायरेक्टरी में जाएंगे, सी के अंदर, एक्सएम के अंदर एच टी डॉक्स में आप जाएंगे, और आपने एक फाइल बना रखी है info डॉट php ब्लैंक है, 0 किलोबाइट, मतलब कुछ भी नहीं लिखा सर आपने अभी तक इसके अंदर। यहां पर जाके आप इसको कोड में ओपन करेंगे, और वीएस कोड एडिटर को ओपन करने का शॉर्टकट है कोड स्पेस डॉट, ठीक है ना। कोड स्पेस डॉट, डॉट का मतलब होता है करंट डायरेक्टरी, ठीक है ना। करंट डायरेक्टरी मतलब एच टी डॉक्स, और इस एच टी डॉक्स को मुझे किसके अंदर ओपन करना है, वीएस कोड एडिटर के अंदर। तो मैं कोड स्पेस डॉट करूंगा ना, डॉट का क्या मतलब होता है, डॉट इक्वल्स टू दी करंट डायरेक्टरी, और करंट डायरेक्टरी एच टी डॉक्स है, तो एच टी डॉक्स में दो चीजें पड़ी हुई है सर, एक तो फाइल है और दूसरा फोल्डर है, ठीक है ना। तो अब आप देखना, जैसे ही मैं कोड डॉट करूंगा तो मेरे वर्क स्पेस में, ये कहलाता है वर्क स्पेस, काम करने की जगह, ठीक है ना। किन किन फोल्डरों, किन किन फाइलों पे काम करना है, तो वर्क स्पेस है। ये मेरे वर्क स्पेस में यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली अनिल और इन्फो डॉट पीएचपी फाइल्स यहाँ पर विजिबल हो गई। अगर यही काम मैं नॉर्मल अगर वीएस करता ओपन, ये वीएस ओपन में करता, और अभी तो ये डायरेक्टली ओपन हो गया है। फॉर एग्जाम्पल मैं इन सबको क्लोज कर देता हूँ, क्लोज फोल्डर्स, है ना। और अब अज्यूम कीजिए कि वही चीजें मुझे वापस करनी है, कोड डॉट नहीं करना चाहता हूँ, मैनुअल करना चाहता हूँ, तो फिर प्रोसेस थोड़ी लेंदी हो जाती है, और मैं हमेशा से शॉर्ट ट्रिक्स और फास्ट डेवलपमेंट पे बिलीव करता हूँ। तो मैं लॉन्ग वे बता रहा हूँ कि अगर लॉन्ग वे में जाना होता है तो आप क्या करोगे, यहाँ से ओपन फोल्डर, और फिर आप जाओगे कहां पर, सी ड्राइव चूज करोगे, फिर आप क्या चूज करोगे, एक्सएम चूज करोगे, फिर एच टी डॉक्स चूज करके आप सिलेक्ट फोल्डर करोगे, ठीक है ना। जैसे ही आपने सिलेक्ट फोल्डर किया तब जाके इतना काम, कितना इटरेशन करना पड़ा आपको, 3-4 इटरेशन करके आपको ये हुआ। तो मैं इस स्टेप्स को ऐसे फॉलो नहीं करता हूं, मैं शॉर्टकट पे बिलीव करता हूं, है ना, क्योंकि फटाफट काम होता है, ठीक है ना। तो आप चाहें तो ओपन फोल्डर करके कर लो, लॉन्ग मेथड पे के थ्रू आप वर्क स्पेस ओपन कर सकते हो, या फिर मेरे स्टाइल में आप जिस भी डायरेक्टरी में जाना है और उस डायरेक्टरी में टर्मिनल स्टार्ट किया और कोड स्पेस डॉट, ठीक है ना। डॉट का मतलब हो गया करंट डायरेक्टरी, और कोड मतलब वीएस कोड एडिटर ओपन करना है इस करंट डायरेक्टरी का वर्क स्पेस ऑटोमेटिकली होगा, है ना। तो एक कमांड है, और इस एक ही कमांड से आप कम से कम 4-5 इटरेशन का टाइम सेव कर लो, ठीक है ना। समझ में आया। तो कोड डॉट का मतलब ये हो गया कि वीएस कोड एडिटर ओपन करना है विथ द करंट डायरेक्टरी, ऑल द फाइल्स and folders which are available inside the current directory I want to open as a workspace, my working directory I want to open like this. So code dot का मतलब ये है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा टाइम सेव करता है अपना, हमने किया इसको। अब जाके जैसे यहाँ पर आप सारा देख पा रहे होंगे, आप गिट का वर्जन आप चेक कर पाते हो, मगर यहाँ पर कहीं पे भी पीएचपी का ऐसा वर्जन चेक करने के लिए ऐसे कुछ, अच्छा यहाँ तो आ रहा है, बट जनरली ऐसा पीएचपी का सीएलआई टूल्स अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक फाइल बनाते हैं, और उसका नाम आप कुछ भी दो, मैंने क्या दे दिया इसका नाम, इन्फो एक्सटेंशन इट हैज टू बी डॉट पीएचपी। और यहां पर फिर आप क्या करेंगे, स्टार्ट एंगल ब्रैकेट, क्वेश्चन मार्क एंड देन पीएचपी, ठीक है। दिस इज द स्टार्ट टैग, नीचे आना है, थोड़ी बहुत जगह बनानी है क्योंकि कोड लिखोगे आप, और लास्ट में इसी का जस्ट अपोजिट, इसी का जस्ट अपोजिट आप कैसे लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे पीएचपी, फिर क्लोज एंगल ब्रैकेट ऐसे, लास्ट वाले में आपको सिर्फ पीएचपी नहीं लिखना,
ठीक है ना। सो दिस इज द पीएचपी स्टार्ट टैग। पीएचपी का ये स्टार्ट टैग है और ये पीएचपी का क्लोज टैग है। सो यहाँ पर मैं आप यहाँ पर W3C स्कूल्स में जाइएगा, यहाँ पर कमेंट है, तो मैं यहाँ पर सिंगल लाइन कमेंट 2 स्लैशेस से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर इस लाइन को अगर मुझे एक्सप्लेन करना है तो 2 स्लैशेस लगाएं। ये 2 स्लैशेस क्या है? ये कमेंट है, ये सिंगल लाइन कमेंट है। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ पीएचपी स्टार्ट टैग, ठीक है ना। और यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं? पीएचपी एंड टैग, ठीक है ना। सो ये ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मुझे कुछ भी प्रिंट करना है तो एको लिखना होगा, ठीक है ना। सो एको और प्रिंट, ठीक है ना। यहाँ पर हमें एको स्टेटमेंट हमें यूज करना होता है। अगर कुछ भी प्रिंट करना होता है तो एको स्टेटमेंट यूज करना होता है। एको को आप एको फंक्शन की तरह यूज भी कर सकते हो, ठीक है ना। सो यहाँ पर मैंने लिखा हेलो। तो एको फंक्शन की तरह भी आप यूज कर सकते हो इसको, और नॉर्मल एको के थ्रू भी यूज कर सकते हो। जनरली मैं जो चूज करता हूँ वो एको स्पेस और जो भी आपको लिखना है हेलो, यहाँ पर मैंने लिखा और मैं गया। यहाँ पर आपको लोकल होस्ट लिखना है, इंटर किया और info.php में गए और देखो हेलो मैसेज आपका यहाँ पर प्रिंट हो गया। अब ये आप चाहें तो एको को आप एज अ फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है every line is a statement, every line is a statement and it has to be terminated by सेमीकोलन। ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो पीएचपी में आपको धीरे धीरे सीखने को मिलेंगे, या मैं लेक्चर के दौरान ही मैं आपको बताते चल रहा हूं, ठीक है ना। सो एवरी लाइन हैज टू बी टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन। लाइक आप देखिए लाइन नंबर 3 को मैंने टर्मिनेट किया मगर लाइन नंबर 4 को टर्मिनेट नहीं किया, तो सेमीकोलन तो कंपलसरी, ठीक है ना। उसके बाद आप यहाँ पर माय नेम इज अनिल, माय नेम इज अनिल, ठीक है ना। स्ट्रिंग को आप चाहें तो सिंगल कोटेशन या स्ट्रिंग को चाहें आप डबल कोटेशन, दोनों में आप लिख सकते हैं। ये छोटे छोटे टेस्ट स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर में आपको उसका पीएचपी कैसे बिहेव करता है, कैसे वर्क करता है, ये सारी चीजें उससे आपको समझनी है। हेलो माय नेम इज अनिल, ठीक है ना। सो यहाँ पर पीपीटी में जाना है, सर्वर साइड मॉडल देखना है, और जो पीएचपी का कोड कहाँ एग्जीक्यूट होता है? सर्वर साइड पर एग्जीक्यूट होता है, ठीक है ना। तो ये जो कुछ भी ब्लॉक मैंने लिखा हुआ है, ये पीएचपी ब्लॉक, ये कहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है? सर्वर साइड पर एग्जीक्यूट हो रहा है। यहाँ पर मैंने मुझे प्रिंट करवाना है तो मैं प्रिंट और कैसे करवा सकता हूँ? एको के थ्रू करवा सकता हूँ, यहाँ पर प्रिंट भी करवा सकता हूँ, राइट। सो यहाँ पर मैं प्रिंट करके भी यूज कर सकता हूँ। सो code is executing at server side, all code is executing at server side, सॉरी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर मैंने रिफ्रेश किया, हेलो माय नेम इज अनिल, ऑल कोड इज एग्जीक्यूटिंग एट सर्वर साइड, ये मैसेजेस लिखे हुए आ रहे हैं। तो आप ये ध्यान रखना कि ये पीएचपी के स्टार्ट टैग और एंड टैग के बीच में जितने भी स्टेटमेंट आप लिखोगे वो सारे के सारे किधर एग्जीक्यूट होंगे? क्लाइंट साइड पर एग्जीक्यूट होंगे कि सर्वर साइड पर एग्जीक्यूट? वो सर्वर साइड पर एग्जीक्यूट होंगे, बिकॉज पीएचपी इज अ सर्वर साइड लैंग्वेज। पीएचपी इज अ सर्वर साइड लैंग्वेज, जावा स्क्रिप्ट इज अ क्लाइंट साइड लैंग्वेज, ठीक है ना। सो जावा स्क्रिप्ट की आप बात करते हैं तो वो क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, वो क्लाइंट साइड पर वर्क करती है। मगर आज की तारीख में जावा स्क्रिप्ट इतनी एडवांस हो गई है कि वो सर्वर साइड पर भी एग्जीक्यूट होती है। तो ये मेरा स्टेटमेंट कोई बच्चा पकड़ ले कि नहीं सर आपने तो क्लास में बोला था कि जावा स्क्रिप्ट क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, ये बात आज की तारीख में सही नहीं है। जावा स्क्रिप्ट आज की तारीख में क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों ही कैपेबल लैंग्वेज हो गई है। तो हम जावा स्क्रिप्ट की बात नहीं करेंगे, हम पीएचपी की बात करेंगे। तो पीएचपी इज स्पेसिफिकली अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पर जो कुछ भी आप लिख रहे हो इस ब्लॉक के अंदर, ये कहाँ एग्जीक्यूट हो रहा है? सर्वर साइड पर। अगर इस ब्लॉक के बाहर अगर आपने कुछ लिखा, सो दिस विल बी अ क्लाइंट साइड कोड। समझ में आ रहा है? अगर पीएचपी के ये जो ब्लॉक है इसके अंदर अगर आप कुछ लिखोगे, कोई भी स्टेटमेंट लिखोगे, तो वो कहाँ एग्जीक्यूट होगा? सर्वर साइड पर। अगर इस ब्लॉक के बाहर अगर आपने कुछ लिखा, so that will be executed at client side,
समझ में आ रहा है? बस फाइल वही है, फाइल तो पीएचपी की है। आप बोलोगे कि सर फाइल तो पीएचपी की है, उसके अंदर भी कोड क्लाइंट साइड और सर्वर साइड पर एग्जीक्यूट हो सकता है क्या? हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपने ब्लॉक कैसे लिखे हैं। तो पहला रूल है कि फाइल का एक्सटेंशन डॉट पीएचपी हो। दूसरा रूल है कि पीएचपी ब्लॉक के अंदर अगर जो स्टेटमेंट आपने लिख रखे हैं वो एग्जीक्यूट सिर्फ कहां होंगे? सर्वर साइड पर होंगे। अगर उस पीएचपी ब्लॉक के बाहर अगर आपने कोई कोड लिखा है, दैट कोड विल बी एग्जीक्यूटेड ऑन दी क्लाइंट साइड। सो आप इसको अज्यूम करना अभी, ये जैसे ही मैंने इसको किया तो देखो, हेलो माय नेम इज अनिल, ऑल कोड इज एग्जीक्यूटिंग एट सर्वर साइड, तो दिस विल बी अ क्लाइंट साइड कोड। तो सारा डिस्प्ले तो हो रहा है। तो यहां पर ये रिक्वेस्ट तो गई, सबसे पहले रिक्वेस्ट जाने के बाद जो पीएचपी का कोड वो सारा प्रोसेस होके रिस्पॉन्स आया, और उसके बाद क्लाइंट कोड भी रेंडर हो गया ब्राउजर पर। ठीक है ना? तो क्लाइंट साइड और सर्वर साइड फाइनली डिस्प्ले कहां होते हैं? चाहे सर्वर साइड का भी कोड होगा, उसका आउटपुट देखने को कहां मिलेगा? चाहे क्लाइंट साइड का कोड है, देखने को कहां मिलेगा? क्लाइंट साइड पर ही मिलेगा। सर्वर साइड पर आपने कुछ भी लिख रखा है तो फाइनली वो रिस्पॉन्स के थ्रू रिटर्न होके देखने को कहां मिलेगा? क्लाइंट पे ही मिलेगा। तो ये जो आपका गूगल क्रोम है ना, इट्स बेसिकली एक्टिंग एज अ क्लाइंट साइड। ये जो गूगल क्रोम है, ठीक है ना, यहां से अगर मैं बात करूं किसकी? गूगल क्रोम की। ये गूगल क्रोम है। सो गूगल क्रोम के थ्रू आप किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये जो है ये एड्रेस बार है ना, ये एड्रेस बार से क्या होगा? मैं गूगल क्रोम के थ्रू किसी एड्रेस को मैंने रिक्वेस्ट किया, मतलब किसी रिसोर्स को, किसी फाइल को मैंने सर्वर से मैंने रिक्वेस्ट किया। सर्वर साइड का कोड सर्वर साइड पर ही एग्जीक्यूट हो गया, और रिस्पॉन्स में हमें सारा आउटपुट कहाँ देखने को मिल गया? क्लाइंट पर मिल गया। तो ये इस तरीके से यहाँ पर हमें सर्वर साइड के कोड भी देखने को मिल रहे हैं और साथ साथ क्लाइंट साइड का भी कोड देखने को मिल रहा है। अभी ये everything is rendering in a one line, so we can break it line break, we can use some line breaks। तो सर्वर साइड में स्ट्रिंग के अंदर आप br टैग यूज कर सकते हो, br फॉर ब्रेक, बट इट हैज टू बी इनसाइड द स्ट्रिंग। ये br टैग जो है ना, ये आप कहां यूज करोगे? स्ट्रिंग के अंदर। मगर क्लाइंट साइड में br टैग आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। जैसे ओके लैब्स मैंने किया तो यहाँ पर br टैग में डायरेक्टली यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। ठीक है ना? यहाँ पर मैं डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ, बिकॉज दिस इज द क्लाइंट साइड कोड, एंड एट द क्लाइंट साइड कोड आई कैन राइट द HTML कोड डायरेक्टली। But at the server side, if I want to write an HTML code or any HTML tag, it has to be written inside any string, है ना? तो सर्वर साइड पर अगर आपको कोई HTML टैग यूज करना है तो वो आपको स्ट्रिंग के अंदर ही यूज करना है, मगर क्लाइंट साइड में आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर डिफरेंस देखना, देखो हेलो पर लाइन ब्रेक हो गया, और दिस विल बी अ क्लाइंट साइड कोड, दिस विल बी अ क्लाइंट साइड कोड के बाद देखो ओकेलैप्स नीचे आ गया। अगर ये br टैग में यहाँ से हटा देता तो कोड के बाद ओकेलैप्स उसी लाइन पर आ जाता। ठीक है ना? तो थोड़े से छोटे छोटे से डिफरेंसेस आप नोटिस करो, पीएचपी का बिहेवियर नोटिस करो, साथ साथ में क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मॉडल को समझो किस तरीके से ये वर्क करता है। ठीक है ना? तो ये आप देखो हेलो के बाद लाइन ब्रेक हो गया। ठीक है ना? तो हेलो एग्जीक्यूट हुआ सर्वर पर, तो सर्वर पर सर्वर साइड पर भी मुझे अगर लाइन ब्रेक देना है तो मुझे देना किस में पड़ेगा? स्ट्रिंग के अंदर। यहां पर भी मुझे किस में देना पड़ेगा? स्ट्रिंग के अंदर। स्ट्रिंग सिंगल कोटेशन में दे सकते हो या फिर डबल कोटेशन में दे सकते हो, पीएचपी में दोनों ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और पाइथन में तो शायद ट्रिपल कोटेशन भी होता है, बहुत सारे उसमें होते हैं, बट अभी हम सिर्फ बात पीएचपी की करेंगे। ठीक है ना? तो ये देखो ये हो गया। उसके बाद मुझे यहाँ से लाइन ब्रेक देना है तो मैं यहाँ से लाइन ब्रेक दे सकता हूँ। ठीक है ना? ये सारा समझ में आया आपको? तो पीएचपी के कोड के बाद में जो कुछ भी आप कोड लिखते हो तो जनरली वो एचटीएमएल का स्ट्रक्चर होता है। पीएचपी ब्लॉक के बाहर अगर आप कुछ लिख रहे हो तो नॉर्मल टेक्स्ट आपको नहीं लिखना है, नॉर्मल टेक्स्ट आपको नहीं लिखना है। अगर आपको लिखना ही है तो आपको क्या लिखना है? एचटीएमएल का प्लेन स्ट्रक्चर। जो एचटीएमएल का जो प्लेन स्ट्रक्चर आता है ना, एचटीएमएल का प्लेन स्ट्रक्चर कोड। ठीक है? ठीक है? तो HTML का कोड आपको लिखना है और वो आप इस तरीके से आप लिख सकते हैं।
ठीक है। सो अगर पीएचपी का ब्लॉक होगा तो वो कोड कहाँ एग्जीक्यूट होगा, सर्वर साइड पर, और रेस्ट ऑफ द कोड विल बी एग्जीक्यूटेड एट क्लाइंट साइड। ठीक है ना। तो अब यहां पर आप देखना, सो हेलो माय नेम इज अनिल, ऑल द कोड इज एग्जीक्यूटिंग एट द सर्वर साइड। ये सारा कोड सर्वर साइड पर प्रोसेस हुआ और रिटर्न हुआ हमारे क्लाइंट साइड पर। ठीक है ना। सारा कोड प्रोसेस हुआ एंड रिटर्न हुआ रिस्पॉन्स के फॉर्मेट में, आके वापस से कहा मिला वो हमें कोड, हमें क्लाइंट साइड पर ही मिला। एवरी कोड, एवरी आउटपुट यू कैन सी ऑन द क्लाइंट साइड इटसेल्फ। एंड गूगल क्रोम इज अ क्लाइंट टूल। ठीक है ना। गूगल क्रोम क्या है, आपका एक क्लाइंट टूल ही है जिसके थ्रू आप सर्वर को रिक्वेस्ट कर करके रिस्पॉन्स मंगवा के आउटपुट शो कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हमारा आउटपुट आ रहा है। ठीक है। तो ये हमने किया। अब पर्टिकुलर कोड को हमें यहाँ पर इसको मैं, इस पर्टिकुलर फाइल को मैं एक प्रोजेक्ट ले लेता हूँ। तो एच टी डॉक्स में मेरी लाइफ का पहला प्रोजेक्ट है, मतलब यू मान के चलिए आप बच्चे हैं, आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हो, तो आपकी लाइफ का पहला प्रोजेक्ट है ये। तो ये मैंने प्रोजेक्ट वन दे दिया, प्रोजेक्ट वन नाम का मैंने एक फोल्डर बना लिया। उसके अंदर जो भी मेरी पीएचपी की कोडिंग है मैंने उसके अंदर सेव कर लिया। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर का क्या है, मेरी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कोड मैनेजमेंट। तो कोड मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी ऑफ एनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है ना। आप बहुत बड़े, बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, बहुत बढ़िया है, मगर आपसे सोर्स कोड, आपको सोर्स कोड मैनेज करना ही नहीं आता है। आपने आपने किसी कंपनी में गए, 2 महीने या 6 महीने आपने रात दिन कोडिंग कर करके आपने कंपनी का पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया। जिस दिन डिलीवर करने की बारी आई थी उस दिन आपके लैपटॉप में धुआं निकल गया या आपका लैपटॉप क्रैश हो गया और आपने कोई सोर्स कोड मैनेजमेंट नहीं किया। तो बताओ 6 महीने का नुकसान कंपनी को हुआ कि नहीं हुआ, और 6 महीने का नुकसान आपको भी हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि आपके लिए वैल्यूएबल एसेट क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए वैल्यूएबल एसेट क्या है, हमारा टाइम। और उस टाइम से जो हम देते हैं और हम कोड करते हैं वही मेरा वैल्यूएबल एसेट है। तो कोड हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हमें मैनेज करना होता है। तो आपको करना क्या है, आपको करना यही है कि आप जिस भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आप एच टी डॉक्स में आइए, प्रोजेक्ट का नाम लिखिए, उसके अंदर जो भी कोड करना है आपने कर लिया, एंड देन यू नीड टू सेव द सोर्स कोड। तो गिट टूल तो आपने इंस्टॉल कर ही लिया है, इसके साथ साथ गिट हब भी होता है। ठीक है ना। कई बार इंटरव्यू में आपसे पूछते हैं गिट और गिटहब में क्या डिफरेंस है, तो दोनों में डिफरेंस है ना। गिट और गिटहब दोनों सेम नहीं है, बट दोनों के कोलैबोरेशन से आप क्या कर सकते हो, सोर्स कोड मैनेजमेंट कर सकते हो। तो पहली बात तो github.com देखते ही छोटे से छोटा बच्चा भी बता देगा कि ये एक सर वेबसाइट है। डॉट कॉम लिखा हुआ है ना, तो छोटे से छोटा बच्चा भी बता देगा कि सर ये एक वेबसाइट है। एंड गिट जो कि एक EXE के फॉर्मेट में आया था वो एक सॉफ्टवेयर है। तो देर इज अ टू डिफरेंस थिंग, गिट एंड गिटहब दोनों सेम नहीं है, बट दोनों के कॉम्बिनेशन से आप क्या कर सकते हो, सोर्स कोड मैनेजमेंट कर सकते हो। स्टैंड अलोन सिर्फ गिटहब के थ्रू भी आप सोर्स कोड मैनेज नहीं कर सकते और सिर्फ गिट के थ्रू भी आप सोर्स कोड मैनेज नहीं कर सकते। दोनों के कलेक्टिव यूज के थ्रू आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर सोर्स कोड मैनेज कर सकते हो, है ना। मतलब आप बोल सकते हो ये सिक्के के दो पहलू है। ठीक है ना। दोनों ही जरूरी हैं सोर्स कोड मैनेजमेंट के लिए। तो मैंने अपनी मशीन में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया और उसके साथ साथ मुझे गिटहब पर जाके मुझे अपना एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो आप सब ये कर लेना, आप सब ये कर लेना। सबसे पहले आपको क्या करना है, गिटहब पे जाके अपना एक साइन अप कर लेना। तो आप साइन अप करोगे, फर्स्ट टाइम आप साइन अप करोगे तो आपको अपना ईमेल एड्रेसेस और ये सारा प्रोसेस आपको फिल करना होगा। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। इसमें लास्ट में वो कैप्चा आपको सॉल्व करना होता है, वो कैप्चा भी आप सॉल्व करके कैसे भी करके आप इसमें साइन अप कर लेना, अपना अकाउंट बना लेना और आप लॉग इन कर लेना। मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, साइन इन करूंगा। ठीक है ना। यहाँ पर मैंने अपने यूजर नेम डाले और मैंने अपना पासवर्ड डाला और मैं क्या करूंगा, साइन इन करूंगा। साइन इन करने के बाद ये 2 फैक्टर ऑथराइजेशन है, तो इसमें ये इसने मेरे को इतना प्रोटेक्ट कर रखा है कि मुझे मतलब एसएमएस में ओटीपी आ जाता है कई बार।
16734, ठीक है ना। तो ये डैशबोर्ड है उसका, गिटहब का डैशबोर्ड है। यहां पर एक कॉन्सेप्ट होता है रिपॉजिटरी। क्या होता है? रिपॉजिटरी। ये जैसे ही आप जाओगे ग्रीन कलर के न्यू पे क्लिक करोगे तो इससे बोलते हैं रिपॉजिटरी। तो ये रिपॉजिटरी क्या होता है? ये रिपॉजिटरी कुछ नहीं, वो जो आपका जो प्रोजेक्ट वन है ना, जिसको आप प्रोजेक्ट बोलते हो उसी को गिटहब पर प्रोजेक्ट नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रिपॉजिटरी बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे आप हैं, आपका घर का नाम अलग होगा, कॉलेज का नाम, स्कूल का कॉलेज का नाम अलग है, दोस्तों का नाम अलग है, बट आप व्यक्ति एक ही हैं, आपके दो नेम्स हैं। हो सकता है आपको घर पे आपका कोई पेट नेम हो या कोई और दूसरा नेम हो, मगर यहाँ पर आपका कुछ और नेम हो। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर ये बोल सकते हो कि गिटहब पर इसको हम प्रोजेक्ट नहीं बोलते, गिटहब पर हम क्या बोलते हैं? रिपोजिटरी। हमें कोई भी प्रोजेक्ट अगर सेव करना है तो हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या बनानी पड़ेगी? आपको रिपोजिटरी बनानी पड़ेगी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में रैपो बोलते हैं। रैपो। अगर मैं आपको बोलूं कि चलो एक रैपो बनाओ, तो मैं शॉर्ट में बोल रहा हूं, है ना। कंपनीज में ऐसे ही बात करते हैं कि एक रैपो क्रिएट कर लो, वैसा कर लो। तो शॉर्ट शॉर्ट में हम बात करते हैं कभी कभी। क्या बोलते हैं हम? कि चलो एक रैपो बना लो। गिटहब पे जाके एक, गुंजन आप एक रैपो बना लो। तो कहने का क्या मतलब है, मैं आपको क्या कह रहा हूं, एक रिपोजिटरी बनाने के लिए मैं कह रहा हूं। ठीक है। तो मैं कभी हो सकता है मैं आपको रिपोजिटरी बोलूं या मैं शॉर्ट फॉर्म में रैपो भी बोल सकता हूं। ठीक है ना। आपको मतलब समझ में आना चाहिए कि सर ने क्या बोला है, एक रिपोजिटरी बनाने के लिए बोला है। अब यहाँ पर रिपोजिटरी का नेम ये पूछ रहा है। जनरली जो मेरा हैबिट है, मेरा क्या हैबिट है कि लोकल मैंने जो फोल्डर नेम दे रखा है, जो प्रोजेक्ट नेम दे रखा है, उसी नाम से मैं रिपोजिटरी बनाता हूं, ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो। तो अगर मैं लोकल डेवलपमेंट में जब कर रखा था और मैंने तब उसको अगर प्रोजेक्ट वन दिया है, तो मैं रिपोजिटरी पर भी प्रोजेक्ट वन ही दूंगा इसको। और ये कि यही नाम मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दिया। जनरली प्रोजेक्ट दो टाइप के होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। अगर आप अभी बिगिनर हैं तो आप पब्लिक करिए, ताकि आपका कोडिंग दूसरा भी देख पाए, सीख पाए। मगर आप किसी कंपनी में आप ऑन रोल काम कर रहे हैं और कंपनी के कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट हैं, तो आपको सोर्स कोड को छुपा के रखना पड़ेगा। ठीक है ना, ताकि आप ही एक्सेस कर पाए और कोई एक्सेस नहीं कर पाए। तो उस मोड में आप कंपनीज में जब काम करेंगे तब आप किस टाइप की रिपोजिटरी बनाएंगे? प्राइवेट ही बनाएंगे। अभी हम सीख रहे हैं तो हम किस टाइप की रिपोजिटरी बनाएंगे? पब्लिक। ये रेडमी फाइल पे गए, क्रिएट रिपोजिटरी पे गए। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर कोड पे जाना है, कॉपी करना है, ये सारी चीजें जो है आपको करनी है। उसके बाद उसके बाद आप अपने वीएस कोड एडिटर को बंद करें और दोबारा अपने वीएस कोड एडिटर को प्रोजेक्ट वन के अंदर जाके वापस से टर्मिनल स्टार्ट करना है, वापस से कोड स्पेस डॉट करना है। ठीक है ना। वापस से कोड स्पेस डॉट किया और आप देखिएगा कि यहाँ पर मेरा प्रोजेक्ट ये दिखाई देगा कि मैं प्रोजेक्ट वन के अंदर हूँ। वीएस कोड एडिटर माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया एक एडिटर है। ठीक है ना। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट होगा कहीं ना कहीं, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। बट ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। इसके अंदर बिल्ट इन टर्मिनल है। मतलब जो कमांड आप विंडो आर करके सीएमडी करते हो ना, ये जो ब्लैक टर्मिनल है ना, ये जहां पर आप कमांड्स लिखते हो, ये कि यही टर्मिनल उन्होंने बिल्ट इन वीएस कोड एडिटर के अंदर ही दे दिया है यहाँ पर। ठीक है ना। तो मतलब कमांड आप यहाँ से भी कोड एडिटर के अंदर से भी कमांड चला सकते हो। आपको अलग अलग दो दो पैनल खोल के रखने की जरूरत नहीं है कि यार एक में तो मेरा ये कोडिंग चल रहा है, मैं दूसरी जगह मुझे कमांड चलाना पड़ेगा, तो मुझे सीएमडी जाके ना फिर कमांड चलाओ, दो दो पैनल अलग अलग कौन मैनेज करे। तो ये प्रॉब्लम माइक्रोसॉफ्ट वालों ने समझी और उन्होंने आपको बिल्ट इन क्या दे दिया, एक एडिटर दे दिया छोटी सी जगह पर। ठीक है ना। तो दोनों सेम चीजें हैं, आपकी मर्जी पड़े तो आप यहाँ पर विंडो आर करके सीएमडी करके यहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हैं। बट इधर बैक एंड फोर्थ इधर उधर जंप करना पड़ेगा आपको, टाइम वेस्ट होगा हमारा। तो जस्ट शॉर्ट जो है उसके लिए हम क्या करेंगे, आप आप एडिटिंग करना है, आपको कोड एडिट करना है, कोड में चेंजेस करना है, आप कोड में चेंजेस कर लीजिए। इमीडिएटली आपको कुछ कमांडें चलानी है तो नीचे ही टर्मिनल पर आप कमांड चला लो। ठीक है ना। तो एवरीथिंग यू कैन मैनेज विद इन एन एडिटर। सो इट्स एन एडवांस एडिटर, इट्स नॉट अ नॉर्मल एडिटर, इट्स एन एडवांस एडिटर। इसके अंदर खूब सारी कैपेबिलिटीज है। ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या आ गया, इस एडिटर के अंदर क्या आ गया हमारे लिए, टर्मिनल, है ना। तो ये टर्मिनल्स वाली कमांड मैं अब आपको बता रहा हूं। ठीक है ना। तो सोर्स कोड मैनेज करने के लिए यहां पर हम गए,
5 कमांड्स आपको बता रहा हूं और ये पीपीटी के अंदर रहेगी, ये आप ध्यान रखना, ठीक है ना। तो पहली कमांड जो है वो आपकी गेट इनिट है। गेट इनिट सबसे पहली कमांड क्या है? गेट इनिट। आपके हाथों में कितनी उंगलियां हैं? 5। तो 5 ही कमांड्स होती हैं गेट की, जिसके थ्रू आप सोर्स कोड को इजीली कहां पहुंचा सकते हो? इंटरनेट पर। कहां पर? आपके गिटहब पर, ठीक है ना। तो वो 5 कमांड्स में वन बाय वन यहाँ पर लिख रहा हूँ। सबसे पहली कमांड क्या है? गेट इनिट। तो यहाँ पर जाना है, सबसे पहली कमांड क्या चलानी है? गेट इनिट। तो जैसे ही इंटर करोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रिपोजिटरी, ठीक है ना। अब इससे हुआ क्या? इससे अगर आपको डिटेल जानकारी देखनी है तो यहाँ रिवील फाइल एक्सप्लोरर में जाना, और ये देखो डॉट गिट करके हिडन डायरेक्टरी होगी। जनरली ये डायरेक्टरी आप नहीं देख पाओगे, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या होता है, वो ये इनेबल करने होंगे, ये आपका शो ऑल फाइल्स और ये अनहाइड अनहाइड करने होंगे, तो ही आप देख पाओगे, अदरवाइज नहीं देख पाओगे आप, ठीक है ना। तो ये सेटिंग यहाँ पर गेट इनिट करके ये रिपोजिटरी इनिशियलाइज हो गई। तो पहली कमांड मैंने सक्सेसफुली रन कर दी है। दूसरी कमांड मैं बता रहा हूं आपको, गेट रिमोट एड ओरिजिन, और यहां से हमें लिखना है हमारा रेपो रेपो लिंक, ठीक है ना। तो रेपो लिंक मतलब रिपोजिटरी लिंक। तो रिपोजिटरी लिंक हमें कहां से मिलेगा? दिस इज माय रिपोजिटरी लिंक। कोड ये गए कॉपी, ठीक है ना। उसके बाद कमांड को देखना है, गिट रिमोट एड ओरिजिन, ये तो लिखना ही लिखना है। क्या लिखना है? गिट रिमोट एड ओरिजिन, ये तो लिखना ही लिखना है। उसके बाद लास्ट में क्या चाहिए इसको? रेपो लिंक। और रेपो लिंक को एंगल ब्रैकेट में दे रखा है, इसका मतलब दिस कैन बी अ वेरिएबल। जिस चीज को मैंने एंगल ब्रैकेट में नहीं लिखा वो तो फिक्स है, वो तो लिखना ही लिखना है। मगर क्या चीज फिक्स नहीं है? रेपो लिंक। मेरी रेपो लिंक अलग होगी, आपकी अलग होगी, आपकी अलग होगी, आपकी अलग होगी, सबकी अलग अलग, ठीक है ना। इसलिए एंगल ब्रैकेट में लिखा है कि यहाँ पर रेपो लिंक सबकी अलग अलग हो सकती है, ठीक है ना। तो गिट रिमोट एड ओरिजिन, और उसके बाद माउस का ये राइट क्लिक, ये लेफ्ट क्लिक, मिडिल क्लिक और राइट क्लिक। ये राइट क्लिक मुझे क्लिक करना है। जैसे ही मैं राइट क्लिक करूंगा वो पेस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। ये पेस्ट करने की ट्रिक है। ये पेस्ट कर लिया, उसके बाद इंटर। तो मैंने गिट की 5 कमांड्स में से कितनी मैंने कर ली है कंप्लीट? 2 कंप्लीट कर लिए, 3 कमांड्स और बच रही हैं। जब तक ये 3 कमांड नहीं चलाऊंगा तब तक मेरा सोर्स कोड जो है सक्सेसफुली इंटरनेट पर स्टोर नहीं होगा। इंटरनेट मतलब वो उस वेबसाइट पर, गिटहब पर, मेरे अकाउंट में, मेरे प्रोजेक्ट के अंडर में ये सारा सोर्स कोड आ जाएगा, ठीक है ना। सर ये केस सेंसिटिव होता है कि ऐड ज्यादा कहाँ पर? अच्छा, वो तो सिंटेक्स है ना यार, ऐसा कुछ नहीं है ना। ऐसा कुछ नहीं है, स्मॉल में लिख दो। बट यहाँ पर आपको अपना रेफर लिंक पेस्ट करना है, ये जैसे, ठीक है ना। तो मैं तो आपको सिंटेक्स दे रहा हूँ, मैं आपको फॉर्मूलाज दे रहा हूँ विच यू कैन रिमेंबर, लाइक गेट रिमोट एड ओरिजिन एंड रेपो लिंक। रेपो लिंक कैन बी एनीथिंग, ठीक है ना। सो रेपो लिंक कहाँ से लाना है? ये रेपो लिंक मैंने यहाँ से कॉपी किया, वहां से पेस्ट कर दिया, ठीक है ना। सेकंड कमांड हो गई। उसके बाद मुझे करना है, उसके बाद थर्ड कमांड, git commit dash m, और यहाँ मैसेज, git add dot, ठीक है ना। सो git add dot, git add dot, इस स्टेप को बोलते हैं स्टेजिंग। क्या बोलते हैं? स्टेजिंग। ध्यान रखना कि git add dot वाली कमांड को सर बोलते हैं स्टेजिंग बोलते हैं, ठीक है ना, स्टेजिंग। तो git add dot, अब डॉट का एक ही मतलब होता है, डॉट का मतलब होता है करंट डायरेक्टरी, ठीक है ना। तो मैं यहां पर कमांड चलाऊंगा git add dot। तो मैं यहां पर गिट को बोलना चाहता हूं आई वॉन्ट टू स्टेज ऑल द फाइल्स एंड डायरेक्टरी विच इज अवेलेबल इनसाइड माई करंट डायरेक्टरी, ठीक है ना। तो मेरे पास तो अभी एक ही फाइल है, वो एक ही हो जाएगी, ठीक है ना। अगर आपको इंडिविजुअल करना है तो यहाँ पर फिर वो आप जैसे info डॉट php करके इंडिविजुअल भी कर सकते हो, बट मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ गिट एड डॉट, इससे सारी फाइल्स एक ही बार में स्टेज हो जाएंगी। ये स्टेज हो गई, ठीक है ना। आप इसको यहाँ पर ये स्टेज होगी, उसके बाद आप ये भी चेक कर सकते हो, गिट स्टेटस भी कर सकते हो,
तो गिट स्टेटस पे ये ग्रीन कलर में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने एक नई फाइल बनाई, टेस्ट किया, अगर आप गिट स्टेटस करोगे तो वो रेड में आएगा कि टेस्ट फाइल स्टेज अभी तक नहीं हुई। मगर जैसे ही मैं यहाँ पर गिट एड डॉट करूंगा और फिर गिट स्टेटस करूंगा तो वो टेस्ट फाइल किस में आ जाएगी, ग्रीन में आ जाएगी। मतलब आपकी फाइलों को किधर किधर लेके आ गए हैं हम, स्टेजिंग एरिया में लेके आ गए। ठीक है ना, ये मैं आपको इसका आर्किटेक्चर भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा गिट का। बट अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि यार गिट एड डॉट मतलब स्टेजिंग एरिया होता है, स्टेजिंग एरिया होता है। ठीक है ना, तो मैंने फाइलों को किधर ऐड कर दिया है, स्टेजिंग एरिया में ऐड कर दिया। कैसे ऐड किया है, गिट एड डॉट से। उसके बाद मुझे कमिट करना है, तो गिट गिट कमिट डैश एम, और यहाँ से मेरा जो भी मैसेज है, माय न्यू प्रोजेक्ट 1, जो भी आप लिखना चाहो उस डबल कोट्स के अंदर, इस मैसेज के अंदर, हाय हेलो गुड मॉर्निंग माय फर्स्ट मैसेज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, जो भी लिखना चाहो इस डबल कोट्स के अंदर आप लिख सकते हो। ठीक है ना, उसके बाद बस फाइनल कमांड है हमारी गेट पुश ओरिजिन, यहाँ पर ब्रांच नेम। ठीक है ना, गेट पुश ओरिजिन ब्रांच नेम होती है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे गेट पुश ओरिजिन ब्रांच नेम। तो ब्रांच नेम होती है जनरली मास्टर। ठीक है ना, जनरली कौन सी ब्रांच होती है, मास्टर ब्रांच होती है। तो ये जैसे ही मैं गिट पुश ओरिजिन मास्टर करूंगा तो ये मेरा सोर्स कोड चला गया। मगर आपके केस में वो आपसे यूजर नेम पूछेगा ना पासवर्ड पूछेगा, तो आपको डालना पड़ेगा। मेरे सिस्टम में तो सारी चीजें कॉन्फ़िगर्ड है, मगर जैसे ही आप गिट पुश ओरिजिन मास्टर करोगे तो आपसे यूजर नेम पूछेगा तो डाल देना, फिर पासवर्ड पूछेगा तो वो भी डाल देना, तो वो ऐसे मास्टर एरो मास्टर आ जाएगा। जैसे ही मास्टर एरो मास्टर आ रहा है, ठीक है ना, ठीक है, तो ये सोर्स कोड आपका यहाँ पर अपलोड हो गया। ये देखो ये येलो कलर में यहाँ पर आ जाए, ये येलो कलर में आ रहा है, मतलब आपका कोड सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। ठीक है, अब ये हो गया 5 स्टेप्स ऑफ गिट सोर्स कोड मैनेजमेंट हो गया। ठीक है ना, पीपीटी के अंदर मैं सारा ऐड कर रहा हूँ। इसी के अंदर ऊपर ही ऊपर आप एक PHP इन्फो करके एक फंक्शन यूज कर सकते हो। PHP इन्फो करके एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, उसको आप यूज कर सकते हो। और बैठ जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ, बैठ जाओ, क्लास हो रही है। PHP इन्फो एंड यहाँ से रिफ्रेश किया। एक फंक्शन आपको यूज करना है, कौन सा, PHP इन्फो। आप चाहे तो दूसरे स्टेटमेंट आप रिमूव कर लेना, मेन तो मुझे यही बताना। PHP इन्फो, और उसके बाद आप उस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये सारी डिटेल्स, PHP की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। PHP का कौन सा वर्जन आपके मशीन में इंस्टॉल्ड है ना, और PHP की API का वर्जन क्या है, ये क्या है, और मल्टीपल अपाचे का कौन सा वर्जन आपने इंस्टॉल किया, मल्टीपल टेक्निकल इंफॉर्मेशन विल बी गिवन टू यू विद द हेल्प ऑफ PHP इन्फो फंक्शन। ठीक है ना, लास्ट ही लास्ट में जाएंगे तो ये आपका वो भी रेंडर हो गया है, पर्टिकुलर एडिशनल कोड। इसकी हालांकि इसकी भी जरूरत नहीं है, मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। मेन PHP इन्फो फंक्शन है। ठीक है, तो ये आप मुझे स्क्रीनशॉट में बताना कि हाँ सर ये PHP की ये डिटेल्स है, हाईलाइट करके बताना। ठीक है ना, व्हाट्सएप पे गए, लारावेल ग्रुप में गए, यहाँ पर गए, और ऐसे हाईलाइट करके बताना कि आई हैव इंस्टॉल्ड आई हैव इंस्टॉल्ड PHP 8.2 वर्जन। ठीक है ना, सो इस तरीके से यूज करना है अपने को। आई हैव इंस्टॉल्ड अपाचे वर्जन 2.4.8, ऐसे आप उसको करके बताएं। कोड में जैसे जैसे चेंजेस होते जाएंगे, वापस से आपको क्या करना पड़ेगा, गिट स्टेटस आप करेंगे तो वो मॉडिफाइड बता देगा कि आपने info डॉट php को क्या कर दिया है, आपने मॉडिफाई कर दिया है। तो मॉडिफाई किया है और ये रेड में आ रहा है, इसका मतलब
ये अभी हमने ना तो स्टेज किया है ना अपलोड किया है। हम स्टेज करेंगे उसके बाद ही अपलोड होगा। तो सबसे पहले हम ये 5 स्टेप्स के बाद ये 5 स्टेप्स के बाद सिर्फ ये 3 स्टेप्स चलेंगे, 3 4 5 3 4 5, ठीक है ना। तो मैं इसको क्या करूंगा, गेट एट डॉट अपडेट स्टेटस किया, देखो ये ग्रीन हो गया, रेड से ग्रीन हो गया, एंड देन गेट पुश ओरिजिन मास्टर। जैसे ही मैंने किया, ठीक है ना, एवरीथिंग अप टू डेट।